आप सभी का अपने चैनल वाईजी ग्रेट में खैर मकदूम करती हूँ। आज के अफसाने का उन्वान है रास्ता बंद है। इस अफसाने की राइटर हैं जिलानी बानो। आइए चलते हैं अफसाने की जानिब। अफसाना है रास्ता बंद है। रास्ता बंद है। बढ़ते हुए जराइम और बेरोजगारी को कम करने के लिए अब चीफ मिनिस्टरों की तादाद बढ़ाने असेंबली की तरफ जाने वाले हैं, इसलिए रास्ता बंद है। इलेक्ट्रिकल पोल की सुर्ख बत्ती किसी राक्षस के दीदों की तरह चमक रही है। अब रास्ता कब खुलेगा? ट्रैफिक का शोर बढ़ता जा रहा है। चारों तरफ सड़कों पर कारों, स्कूटरों, ऑटो रिक्शा और पैदल चलने वालों का हुजूम है। लोग बेसब्री से रास्ता खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे बैग संभाले खड़े हैं। सर पर ईंटों का टोकरा उठाए मजदूर, घर का सामान ले जाने वाली औरतें, लाठी के सहारे खड़े हुए बूढ़े लोग। मुन्नी 9 बजे हमारा इम्तिहान शुरू हो जाएगा। एक बच्चा घबरा के अपनी बहन से कहता है, टीचर हमें पेपर नहीं देंगी। मुन्नी रोने लगती है और फिर भाई का हाथ पकड़ के कहती है, आओ अपन आगे चले जाएंगे। सब बच्चे एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ते हैं। ट्रैफिक कांस्टेबल डंडा मारकर उन्हें पीछे ढकेल देता है। उधर देखो, लाल बत्ती नज़र नहीं आ रही है। मगर हमारा एग्ज़ाम है अंकल। बच्चे रोने लगते हैं। इन बच्चों को जाने दो यार, लंबे बालों वाला एक नौजवान कहता है। इसके हाथ में गिटार है। 10 बजे मेरा टीवी पर प्रोग्राम है, मुझे भी अब जाने दो। वो आगे बढ़ा तो कांस्टेबल ने डंडा मारकर पीछे ढकेल दिया। स्कूटर पर सवार एक नौजवान सबको हटाकर तेजी से आगे निकल जाना चाहता था, मगर कांस्टेबल ने उसे डंडा मारकर गिरा दिया। स्कूटर उसके ऊपर गिर गई। उसके सर से खून निकलने लगा। सब लोग जमा हो गए। चीख व पुकार होने लगी। कुछ लोग कांस्टेबल को मारने दौड़े, मगर उसने सीटी बजाकर अपने साथियों को इकट्ठा कर लिया और जख्मी नौजवान से 100 रुपये जुर्माना लेकर उसे आगे जाने दिया। 10 बजे एपी एक्सप्रेस चली जाएगी। मुझे दिल्ली जाना है। जाने दो भाई, ऑटो में सवार एक नौजवान ने बिलख कर कहा। आप सब कहीं नहीं जाएंगे। चीफ मिनिस्टर के आने तक कोई आगे नहीं बढ़ सकता। कांस्टेबल ने सीटी बजाकर सबको रोक दिया। ये रास्ता किधर जाता है? होंडा कार से मुंह बाहर निकालकर एक साहब ने रिक्शा वाले से पूछा। अभी तो किधर भी नहीं जाता साहब, रिक्शा वाले ने बेजार होकर कहा। चीफ मिनिस्टर के जाने के बाद मालूम होगा कौन सा रास्ता किधर को जाता है। भाई साहब हमें जाने दो। ऑटो रिक्शा में बैठी एक औरत रो रो कर कांस्टेबल से कह रही थी, मेरी बेटी के बच्चा होने वाला है, इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना है। अरे बस करो अम्मा, बच्चे पैदा करना। स्कूटर वाले एक नौजवान ने बेजार होकर कहा। सामने इतने बच्चे खड़े हैं, इन्हें आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। ओ बाबू, इस लंगड़े लाचार को 1 रुपया दे दो, सुबह से भूखा हूँ। अल्लाह आपको 1000 रुपये देगा। एक साहब ने जल्दी से पर्स खोला, भिखारी को 1 रुपया दे दिया और भिखारी उसको बेशुमार दुआएं देने लगा। इन साहब के पास एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। उसने अपनी अम्मा से पूछा, अम्मा क्या अल्लाह मियाँ भिखारी की दुआ सुन लेते हैं? तो फिर वो अपने लिए अल्लाह मियाँ से 1000 रुपये क्यों नहीं मांग लेता? उफ़, मुझे तो चक्कर आ रहा है। जाने रास्ता कब खुलेगा। मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। एक बूढ़े से साहब ने गिटार वाले नौजवान के कंधे पर सर रख दिया। आपका घर कहाँ है साहब? मैं आपको पहुँचा दूंगा। उनके करीब खड़े हुए ऑटो रिक्शा वाले ने बड़ी हमदर्दी से उन्हें देखा। मेरा घर कहाँ है? 30 बरस हो गए ये सोचते हुए कि क्या वह मेरा घर है। कैसे पहुंचा दोगे? वहां जाने का रास्ता तो मैं भी नहीं जानता। उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, पागल बुढ़ा है। ऑटो रिक्शा वाला गिटार वाले लड़के की तरफ देखकर हंसने लगा। आखिर रास्ता कब खुलेगा? हम यहाँ कब तक खड़े रहेंगे? स्कूल जाने वाले बच्चे बेजार हो रहे थे। उन्होंने अपने पास खड़े हुए एक बुढ़े से पूछा। उसके सर पर ईंटों का टोकरा था, हाथ में बंधी हुई रस्सी थी। जाने रास्ता कब खुलेगा बेटे?
मुझे देखो, इतना बोझ उठाए कब से खड़ा हूँ। लड़के ने बड़े गौर से बूढ़े को देखा और पास में खड़ी अपनी बहन से बोला, मुन्नी, क्या हम भी यहाँ खड़े खड़े इस आदमी की तरह बूढ़े हो जाएंगे? हमें पीछे लौटकर दूसरी सड़क पर भी नहीं जाने दे रहे हैं, एक साइकिल सवार ने कहा। चीफ मिनिस्टर आने वाले हैं, इसलिए सड़कों के किनारे वाली फलों तरकारियों की ट्रॉली, फुटपाथ पर सोने वाले अंधे अपाहिज फकीरों को हटाकर वहां सफाई की जा रही है। आज सड़कों पर इतनी सफाई क्यों हो रही है मम्मी? क्या मिनिस्टर के आने से कोई बीमारी फैल जाती है? एक बच्चे के इस सवाल पर आसपास खड़े हुए लोग हंसने लगे। फिर एक वैगन आकर सबको हटाती तेजी से आगे बढ़ने लगी। कांस्टेबल सीटी बजाकर उसकी तरफ दौड़ा। कार वाले ने कांस्टेबल के फैले हुए हाथों पर कुछ दे दिया और कार आगे बढ़ गई। उस कार के आगे जाते ही हुजूम को हटाने के लिए जोर जोर से हॉर्न बजाती एक और मैडम आगे बढ़ने लगी। कांस्टेबल ने सीटी बजाकर उन्हें रोका। मैडम जी, रास्ता बंद है। ऊपर नहीं देखा आपने? लेकिन मुझे अभी एक पार्टी में जाना है। हटो, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। मैं एक पार्टी की मेंबर हूँ, मीटिंग में जा रही हूँ। लो देखो मेरा विजिटिंग कार्ड। मगर चीफ मिनिस्टर ने आपका रास्ता बंद कर दिया है, तो अब सोच लो मैडम जी कि आप किस पार्टी की दावत में जाएंगी। अब गिटार वाले लड़के ने हंसकर कहा तो आसपास खड़े हुए लोग भी हंसने लगे। कांस्टेबल फिर मैडम जी की कार के अंदर झांक कर कुछ बोला। मैडम ने उसके हाथ में कुछ थमा दिया और कार आगे चली गई। या अल्लाह, मेरे अल्लाह, रास्ता खोल दे। इतना बोझ उठाए कब तक खड़ी रहूं मैं? सर पर लकड़ियों का बोझा उठाए गोद में बच्चे को संभाले एक औरत रोने लगी। इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हैं अम्मा? गिटार वाले लड़के ने उससे कहा और उसके बच्चे को गोद में ले लिया। क्या तुम्हारे पुकारने से अल्लाह मियाँ रास्ता खोलने आ जाएंगे? अरे अल्लाह मियाँ किसी नेक बंदे को भेज दें जो आकर रास्ता खोल दे, औरत ने बेजार होकर कहा। जरा सुनिए मौलवी साहब, ये औरत क्या कह रही है? गिटार वाले के पास खड़े एक नौजवान ने मौलाना से कहा। हाँ, अब अल्लाह याद आ रहा है तुझे? मौलाना ने गुस्से में औरत की तरफ देखा। साले शराब पीते हैं, झूठ बोलते हैं, गालियां बकते हैं, कभी नमाज नहीं पढ़ते हैं, अल्लाह को याद नहीं करते। अपने आसपास इतने लोगों को देखकर मौलवी साहब ने वाज शुरू कर दिया। अरे चुप बैठो मौलवी साहब, औरत के पीछे खड़े एक मजदूर ने गुस्से में कहा। पेट भर के खाना खा लेते हो, वजू करने को पानी मिल जाता है, अच्छे कपड़े पहनकर आप नमाज पढ़ते हैं। हम क्या करते हैं आकर देखो ना। हम क्या करते हैं आकर देखो ना। दिन भर पत्थर फोड़ते हैं, ईंटों के टोकरे सर पर रखकर 3 मंजिल वाली बिल्डिंग पर जाते हैं। रात को इसी बिल्डिंग के नीचे पत्थर का तकिया बनाकर सो जाते हैं हम। चुप रहें भाई, इस वक्त लड़ाई झगड़ा रहने दें। खड़े खड़े पांव थक गए। एक साहब ने बोर होकर कहा, हम क्यों लड़ाई करेंगे मौलवी साहब? बिल्डिंग बन गई है, बिल्डर साहब हमारी झोपड़ी तोड़ रहे हैं, वहां से चले जाओ बोल रहे हैं। हम कहाँ जाएं? सर पर अपने सामान का टोकरा उठाए बच्चों का हाथ थामे एक मजदूर औरत पूछ रही थी। उसके पीछे सामान के टोकरे उठाए 3-4 बच्चे खड़े थे। तो फिर क्या बिल्डिंग बनाने के बाद उस बिल्डिंग में रहने का इरादा था तुम्हारा? मौलवी साहब ने हंसकर पूछा। बिल्डिंग बनाने के लिए हमारी झोपड़ियाँ तोड़ दिए, हमारा सामान उठाकर फेंक दिए, कहीं भी चले जाओ बोल रहे हैं। अब दूसरी बिल्डिंग में काम मिलने तक हम कहाँ रहना साहब? बहुत सी मजदूर औरतें बच्चों को गोद में उठाए सरों पर सामान रखे परेशान हो रही हैं। मर्द ज्यादा वजनी सामान सरों पर रख लिया। सर पर लकड़ियों का बंडल उठाए एक बूढ़ी मजदूर औरत को ढकेल कर आगे बढ़ने लगी। बेटे, कोर्ट जाने का रास्ता किधर है? उसने गिटार वाले नौजवान से पूछा। कोर्ट? कोर्ट क्यों जा रही हो माताजी? एक स्कूटर वाले ने बूढ़ी औरत को हंसकर देखा।
اب میں وہاں جاؤں گی۔ ہمارے گھر توڑ دیے، سامان پھینک دیے، کیا ہم سڑکوں پر رہیں گے اب؟ میں وہاں جا کر پوچھوں گی جہاں انصاف ہوتا ہے۔ بوڑھی عورت زور زور سے رونے لگی۔ گٹار والے لڑکے نے اسے تھام لیا۔ آپ کے لیے وہاں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے ماں جی، جہاں انصاف ہوتا ہے آگے راستہ بند ہے۔ مرسڈیز کار میں بیٹھنے والے صاحب دوست سے باتیں کر رہے تھے۔ آپ کے اوپر تو کئی کروڑ کے اسکیم کا کیس چل رہا ہے۔ ہاں، میں اسی پرابلم پر بات کرنے چیف جسٹس کے پاس جا رہا ہوں، انہوں نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ آپ کی بات سنیں گے؟ ان کے دوست نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں ہاں، دوست نے لاپرواہی سے کہا، میں ان سے پہلے بھی مل چکا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں کروڑوں کا اسکیم کیسے ہوتا ہے۔ مجھے چیف جسٹس صاحب کے سوال پر ہنسی آ گئی۔ میں بولا، بہت مشکل کام ہے سر، آپ جیسے لوگ نہیں کر سکتے۔ اس کرسی پر بیٹھو اور ہم سے لے کر موج مناؤ۔ ان کو غصہ آ گیا۔ آج مجھے بلایا ہے۔ ارے اب کیا ہوگا؟ ان کے دوست نے گھبرا کے کہا۔ اب ان کے پی اے سے بات کر لیں گے، صاحب کے ساتھ کوئی بات ہو جائے گی، انہوں نے لاپرواہی سے کہا۔ منسٹر صاحب کے آنے میں اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ وہ کیا کر رہے ہیں انکل؟ ایک لڑکے نے گٹار والے سے پوچھا۔ بہت کام کرنے پڑتے ہیں منسٹر کو، گٹار والے نے بچے کو سمجھایا۔ میٹنگ میں جانے سے پہلے انہیں میک اپ روم میں جانا پڑتا ہے۔ آج کس پارٹی کا کلر چہرے پر لگانا ہے، پھر سوچنا پڑتا ہے کون سی پارٹی والا ڈریس بدلنا ہے، اور پھر ٹی وی پر جو کہنا ہے وہی میک اپ کرنا پڑتا ہے۔ ہٹو ہٹو، بھاگو بھاگو، راستہ کیوں بند کر دیا؟ چیختے چلاتے ہوئے مردوں عورتوں کا ایک ہجوم آگے بڑھنے لگا۔ اچھا، غریبی ختم کرنے کے لیے منسٹر جن غریبوں کو ختم کرنے کا پلان بنا لیتے ہیں، شاید آج وہی اعلان ہونے والا ہے۔ مسجد میں بم پھینک دیے تو ہماری بستی میں پولیس والے آ کر لوگوں کو مار رہے ہیں۔ کتنے لوگ مر گئے صاحب؟ وہ سب رو رہے تھے، چلا رہے تھے، پولیس کو یہ کرنا پڑتا ہے، ورنہ میڈیا میں ٹی وی پر سرکار کے کام کا تماشا کیسے دکھائیں گے؟ اور پھر مگر اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ بہت سے روتے چلاتے آدمی بھاگتے ہوئے آئے، وہ سب کو ہٹا کر آگے بڑھنے لگے اور پولیس والوں کی لاٹھی کی مار سے رونے لگے۔ دیکھو، وہ ہمیں مارنے آ رہے ہیں۔ وہ تمہیں کیوں مار رہے ہیں؟ کیا تم مسلمان ہو؟ نہیں، اب ہم آگے والے مندر میں چھپ جائیں گے، اس لیے تو بچ گئے آج، ایک شیروانی والے مولانا نے کہا۔ پہلے پجاری کو بتانا پڑے گا کہ تم برہمن ہو، شودر ہو، تمہارے ہاتھ میں کتنے بم ہیں۔ اب بھگوان کے سامنے جانے سے پہلے بھی سیکیورٹی گارڈ تلاشی لیتا ہے۔ پجاری: او چھوکرے، اپنی زبان بند کر، بہت دیر سے تیری بکواس سن رہا ہوں، ایک صاحب نے غصے سے کہا۔ لوگ پریشان ہیں، تو ٹی وی کا کامیڈی پروگرام کر رہا ہے؟ چیف منسٹر آنے والے ہیں، آپ سب لوگ شانت رہیے، ہم ان کا راستہ روک دیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ وہ ہمارے لیے کیا کرنے والے ہیں۔ ان صاحب نے پریشان لوگوں کو سمجھایا۔ مجھے معلوم ہے کہ چیف منسٹر کیا کہیں گے، گٹار والے لڑکے نے ہاتھ اٹھا کر سب کے سامنے آ کر مسخرے کی طرح گردن اونچی کر کے زور زور سے کہا۔ آپ سب کی وپتا سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ اب میں اعلان کرتا ہوں کہ جو ہندو ہیں انہیں آگ میں جھونک دو، جو مسلمان ہیں انہیں خاک میں ملا دو۔ جے ہند۔ افسانہ ختم ہوا۔ ایک منسٹر کے لیے راستہ تو روک دیا جاتا ہے، لیکن راستہ روک دیے جانے پر ان کی پریشانی کا کیا؟ کیا عام پبلک صرف اور صرف پریشان کرنے کے لیے ہے؟ یہ میرا سوال ہے اپنی گورنمنٹ سے۔ شکریہ۔ اللہ